थोड़ा तेज बोल लूंगी। नहीं नहीं मैम, आप ठीक ठाक बोलो, ऐसे ही होगा। मैं एडजस्ट कर लूंगा। ईयरफोन लगा लेना कान में। लगा लिया। हो गया, ठीक ठाक हो गया। ये बताओ लास्ट लेक्चर में हमने जो था किया वो ठीक था? नहीं है ठीक। क्या ठीक है? वो इंटीग्रल में प्रॉब्लम हो रहा है मैम। इंटीग्रल में हो रहा है ना, इसमें तो नहीं हो रहा। आपने क्वेश्चन दिया आज, हम्म। मैंने 4 बजे देखा, और जो लिमिट चेंज करने वाला था वो हो गया क्वेश्चन। और एक ही वो मतलब निकालना जो एरिया, वो जो भी है डबल इंटीग्रल, वो हुआ और नहीं हो रहा, बन नहीं रहा। ठीक है, वो तो कल डिस्कस होंगे ना। अच्छा अच्छा। तो आप नीचे ठीक वाले वाला है। सेंड कर देते, चेंज ऑफ ऑर्डर वाला बोला था, सेंड कर देना। अच्छा, चेंज और ऑर्डर वाला बोला, मैंने सोचा था कि सबको करना है उसके बाद सिंक करना है। नहीं नहीं, सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर होगा। ठीक है, वो तो मैं सेंड कर दूंगा रात में फिर। देखो, डेफिनेशन लिखते हैं हम पहले। एक तो आपको सुबह दिक्कत हो रही है क्या? नो मैम। आ नहीं रहे ना 2 दिन से? उठने में मैम आज प्रॉब्लम हो मैं रहा है। लेट उठी। नहीं, आज मैं लेट उठी उठी थी और कल मेरा टेस्ट था, तो मैं वो पढ़ने लगी थी। अच्छा, एक तो वीडियो बहुत देखो, पढ़ रहे हो इसके मतलब। एडजस्ट कर लेना। आप देखो क्या करें, उसमें एकदम आवाज़ नहीं आती बिल्कुल। ईयरफोन लगा लो तो आवाज़ गायब हो गई। देखो मैम आज भी वो प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब आज के लेक्चर में भी। कम आवाज़ आ रही थी, लेकिन कल वाली वीडियो में बिल्कुल ही गायब हो गई, तो पता नहीं। आज भी जब मैम मैंने एक लेक्चर मैंने देखा था, उसमें आपकी आवाज आ ही नहीं रही थी। हाँ वही तो, एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल मिनिमम सी है। बहुत ध्यान से सुनोगे तब पता चलेगा, एकदम हल्की सी आवाज़ आ रही फिर भी मैम अपलोड कर देना। है। फिर भी अपलोड कर देना। अपलोड तो कर दिया, मैंने तो देखा एक बार। अच्छा। देखो चलो अगर ट्राई कर रही आज हूँ। वाली नहीं देखी मैम, पहले वाली वीडियो में थी, आज वाली नहीं देखी मैंने। आज वाली देख सकते हो, बाकी मैं भी देखूंगी, अभी तो मैंने भी नहीं देखी आज वाली। देख लूंगी इसमें आवाज़ कैसी है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, एक तो समय ही नहीं मिलता इसको ठीक करने का। कल देखा था 2 मिनट, कुछ समझ में नहीं आया। सब कुछ ठीक ही था। एक बार OBS स्टूडियो को रीइंस्टॉल करूंगी तब पता चलेगा। माइक्रोफोन तो ठीक ही है इसका, लैपटॉप का। तो चलो शुरू करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा? सब ग्रुप तो होगा किसी ग्रुप का, लेकिन ये कुछ खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। वो खास प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी एलिमेंट लिया जाए जी ग्रुप का, जी हमारा ग्रुप है कोई, ठीक है, उसके अंदर कोई एच पड़ा है, ये नॉर्मल कब कहलाएगा? जब हर एक एच के एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें कि ग्रुप का एलिमेंट आगे पीछे उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप जी ले लोगे तो आपको ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगा ये, जी एच जी इनवर्स एच में आ जाए। अब आप कहोगे ये कैसी अजीब सी प्रॉपर्टी है, तो इसमें जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि काम की प्रॉपर्टी है ये। और नॉर्मल सब प्रॉपर्टी तो अच्छा ही है मैम। नॉर्मल सब ग्रुप हम क्यों बनाते हैं, फिर आगे आप जब क्वेश्चन ग्रुप पर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो हम कहते हैं कि एच इज़ नॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाए, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ग्रुप एलिमेंट्स एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच। हर एक एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि उसके आगे पीछे ग्रुप का एलिमेंट और उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई करे तो वो वापस वो हमारे एच के अंदर आ जाए। तो अगर ग्रुप एबिलियन होगा तो उसके सब ग्रुप भी एबिलियन होंगे। यस मैम। तो फिर तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है। जी एच जी इनवर्स को आप जी जी इनवर्स एच भी तो लिख सकते हो, और वो तो एच आएगा हमेशा, और वो तो हमेशा ही एच के अंदर आएगा। तो एबिलियन में तो ये प्रॉपर्टी ट्रिवियल है, पर जो नॉन एबिलियन ग्रुप्स हैं
उनके अंदर देखा जाएगा कि इसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, एबिलियन के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, ये स्टेटमेंट सही है? जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं एबिलियन ग्रुप के वो सारे नॉर्मल होते हैं। यस मैम। तो एक कोई जी ग्रुप होता है, उसके पास दो सब ग्रुप तो पक्का ही है, चाहे जी कोई भी है। उसके पास एक आइडेंटिटी सब ग्रुप जरूर होता है और एक वो खुद जरूर होता है। ये इक्वल भी हो सकते हैं उस केस में जब जी आइडेंटिटी हो, ट्रिवियल केस में तो उतना ट्रिवियल मत लेके चलो। लेकिन मान लो कोई जी नॉन आइडेंटिटी ग्रुप है, इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो उसके पास दो ग्रुप तो होंगे ही, दो सब ग्रुप तो होंगे ही। क्या मैं हमेशा बोल सकती हूँ कि ई हमेशा नॉर्मल होगा? इसका साइन कैसा होता है देखो, इसका नोटेशन भी होती है एच इज़ नॉर्मल इन जी। ये बड़ा अजीब सा ट्रायंगल बना के, मुझे इसकी डायरेक्शन नहीं समझ में आती कभी। मैम ये तो डेल्टा जैसा होता है। ऐसे हाँ ऐसे ही होता है मैम, बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन इधर चेंज हो गया था। ठीक है, तो ये सब ग्रुप्स तो उसके पास होंगे ही, आइडेंटिटी और वो खुद। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये दोनों नॉर्मल होंगे? सोच के Yes, इन दोनों में ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। कौन? वैसे ट्रिवियल ट्रिवियल ही होंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। तो ये तो नॉर्मल ही होगा क्योंकि आप जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी ही दिखाना चाहते हो। जी 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 डैश जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ये तो हमेशा ही बिलोंग करेगा, नहीं तो मतलब सब ग्रुप है, खुद ही है ये। तो इसके अंदर तो जो भी एलिमेंट आएगा वो कोई ना कोई इसी का एलिमेंट होगा। अब जब इसकी बात की जाए तो जी ई जी इनवर्स ये भी इसके अंदर होगा। किसके अंदर होना चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए। तो जी जी इनवर्स क्या है? जी जी इनवर्स विच इज़ आइडेंटिटी, और वो तो हमेशा ही बिलोंग करेगा। तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसके अलावा नॉर्मल सब ग्रुप से हमें मतलब है। ठीक है, अबिलियन के पास सारे ही नॉर्मल होते हैं, तो कभी अबिलियन आ जाए तो आप सीधे ही बोल दोगे इसके पास तो सारे नॉर्मल है। ठीक है, एक सेकंड। अगर मैम जी नॉर्मल जी एबिलियन होगा तभी तो बोल पाएंगे। ग्रुप अगर से एज अगर एबिलियन हो तो कुछ कह नहीं सकते। एच अगर अबिलियन हो तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एच अगर अबिलियन होगा तो वो अपने एलिमेंट्स के साथ अबिलियन होगा। एक और बात यस मैम। कि अगर इस सब ग्रुप की बात की जाए, क्या ये सब ग्रुप होता है जी का? सेंटर सेंटर यस मैम। सेंटर इज नॉर्मल हमेशा, क्या ये बात सच है? यस मैम। क्यों होगा ऐसा? कोई भी सेंटर का एलिमेंट लो z, इसके आगे पीछे हमें क्या करना है? जी इनवर्स और जी मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आएगा? जी जी इनवर्स z। मतलब ये कम्यूट करता है हर एक एलिमेंट के साथ, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो कुछ ट्रिवियल तो आपको मिल गए कि ये तो हमेशा ही होंगे, ग्रुप होगा, आइडेंटिटी होगा और सेंटर हमेशा, ये तीनों हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो अभी मैंने नॉर्मल की डेफिनेशन ये बताई कि कोई सब ग्रुप नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स, ये जी ही लिखते हैं हम थोड़ा सा, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैम फॉर ऑल जी या फॉर ऑल एज? फॉर ऑल जी एंड फॉर ऑल एच। अच्छा, मतलब सेंट्रलाइजर जो ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनेगा। सेंट्रलाइजर नीड नॉट बी। सेंट्रलाइजर किस एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है? जैसे कि सेंट्रलाइजर का कोई एलिमेंट लिया जाए, x बिलोंग्स टू सी ए, सेंट्रलाइजर में है, ए के सेंट्रल उसमें है। तो मान लो कोई एलिमेंट बी लिया ग्रुप का, बी बिलोंग्स टू जी। अब ये बी के साथ कम्यूट नहीं करता ये एक्स एलिमेंट। एक्स एलिमेंट की खास बात क्या है? सॉरी, हाँ, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है ये, मतलब ये सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है और ये ए के साथ कम्यूट करता है, तो बी के साथ कम्यूट करे कोई ज़रूरी नहीं है।
तो अब आप निकालोगे बी एक्स बी इनवर्स, तो ये क्या आएगा? ये ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रलाइज़र में आए, तो सेंट्रलाइज़र हमेशा ट्रिवियली नहीं हो सकते नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये कम्यूट कर जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी। वैसे कम्यूट करना कोई ज़रूरी नहीं होता कि कम्यूट करके ही आपको आंसर मिलेगा बी इनवर्स एक्स, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सेंट्रलाइज़र बन भी सकता है सब ग्रुप, कम्यूट करना ज़रूरी नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि x के ही बराबर आए, बस ये बात है। ज़रूरी नहीं है कि ये x के बराबर निकल के आए, बस ये ज़रूरी है कि सेंट्रलाइज़र का एलिमेंट या जो भी यहाँ पे आप सब ग्रुप ले रहे हो उसका एलिमेंट बन जाए। जैसे यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी, डेफिनेशन कहती है कि कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल होगा इफ़ एंड ओनली इफ जी एच जी इनवर्स इज इन एच फॉर ऑल ग्रुप एलिमेंट्स एंड फॉर ऑल सब ग्रुप एलिमेंट्स। तो अब इस डेफिनेशन से क्या हम कुछ लेके आ सकते हैं? अगर ये सारे h के लिए होल्ड करता है तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू h, या बिलोंग्स टू h क्या, यहाँ पे तो कंटेंट लग जाएगा, दिस थिंग इज कंटेंड इन h। अब सब ग्रुप के आगे पीछे एलिमेंट मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? कोसेट से ही कुछ रिलेट हो रहा होगा ना। एक राइट में मल्टीप्लाई करके एक बनाया और फिर एक लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके बनाया, तो एक कोसेट मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस डेफिनेशन को। अब इस डेफिनेशन में और क्या कर सकते हैं आप एक बात जानते हो, एक सेकेंड, H is contained in G H G inverse। ये तो नॉर्मल की डेफिनेशन तक आया, पर ये ट्रिवियली ट्रू होता है किसी भी सब ग्रुप के लिए कि H हमेशा G H G इनवर्स में कंटेन होगा। G ठीक है ना? कैसे मैम, समझ नहीं आया। जी एच जी इनवर्स अगर हम इसको लिखें तो जी एच वन जी वन इनवर्स जी इनवर्स एच की किसी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन इसी के टाइप की होगी, जी एच डैश जी इनवर्स। आइडेंटिटी के लिए तो ये हो जाएगा, इसके बाद तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर आएगा। इसको किए हुए कैसे होगा ये? मैम ये कौन सा साइन है मैम, जी जी के ऊपर कहाँ पे? लास्ट लाइन की पहले लाइन? जी एच जी हाँ इनवर्स लिखा था मैंने। मैम ये अच्छा। ऐसे होगा,
मैम सुन रही हूँ। x बिलोंग टू g ले लिया और h बिलोंग टू h ले लिया। उसके अगर x g में है तो x इनवर्स भी g में होगा और x इनवर्स पर ये वाली नॉर्मल सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, फिर उससे हो जाएगा। x बिलोंग्स टू g ले लिया और बिलोंग्स टू h ले लिया। हाँ हाँ मैम, अब एक x इनवर्स है और एक h है, इन पर ये नॉर्मल सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो x इनवर्स h और x इनवर्स का इनवर्स ये h में बिलोंग करेगा। ये इसमें बिलोंग करेंगे। तो ये ट्रू होगा फॉर ऑल h एंड फॉर ऑल x। तो यहाँ से क्या होगा, एक वो एलिमेंट आएगा इसके अंदर x h x इनवर्स, x h x इनवर्स। इसके बाद क्या किया, उसके बाद x से प्री मल्टीप्लाई और x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। x इनवर्स h h में। यस मैम, जो ये इक्वेशन आई थी लास्ट में। ये वाली जाएगी, ये हाँ वाली। मैम। यस मैम। x और x इनवर्स से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई। x से प्री और x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई तो h बिलोंग्स टू x h इनवर्स हो h जाएगा। बिलोंग्स टू h, इट ऑलवेज बिलोंग्स टू h, क्योंकि ये h का एलिमेंट है और h नॉर्मल है। तो यहाँ से h बिलोंग्स टू, यहाँ से तो h बिलोंग्स टू h आ गया। अच्छा ये कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया x h x इनवर्स। यस मैम, और लेफ्ट साइड मैच हो जाएगा और इधर x h x इनवर्स हो जाएगा। तो इससे होगा कि h कंटेन हो जाएगा x h x इनवर्स में। ठीक है, इसको अच्छे से ही लिख देते हैं पहले। तो हमें पता है कि x इनवर्स, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, g ले लेते हैं g से, तो g इनवर्स h g किसके अंदर आएगा, h के अंदर आएगा, बिकॉज h इज नॉर्मल। दिस इज ट्रू फॉर ऑल g एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल h। ठीक है, लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से g से प्री मल्टीप्लाई और g इनवर्स से पोस्ट। दिस बिलोंग्स टू g h g इनवर्स एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल h एंड फॉर ऑल g, जो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा h बिलोंग्स टू g h g इनवर्स एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल h एंड फॉर ऑल g। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी h के लिए होल्ड कर रहा है, तो कंप्लीट जो h सब ग्रुप है वो g h g इनवर्स के अंदर कंटेन हो जाएगा। इसको 2 नाम दे दिया जाए और ये था ना फर्स्ट, इसको 1 नाम दे दिया जाए। तो 1 और 2 से हमें क्या मिला, h और g h g इनवर्स सेम हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू g h g इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और काम कर सकते हैं, कोसेट वाला अपना प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं g से। तो ये क्या बन जाएगा, एच जी इज इक्वल टू जी एच। मतलब ये जो दो कोसेट्स आते थे ना हमारे, ये वाला कोसेट कौन सा होता था, राइट, और ये वाला होता था लेफ्ट। तो जब राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर हो जाते थे, मतलब जब राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर हो जाएंगे तो एच को नॉर्मल कहा जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली वाली बात हो गई, क्योंकि डेफिनेशन ये भी है एच। अगर डेफिनेशन 2 लिखी जाए, क्योंकि डेफिनेशन 1 से ही हमने डिराइव किया है ना, तो डेफिनेशन 2 के अकॉर्डिंग h is normal in G if and only if hg is equal to gh for all g belongs to G। मतलब लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर आ जाए। ठीक है,
तो ऊपर वाली डेफिनेशन से ही नीचे वाली डेफिनेशन बनी है। या तो आप ये शो कर दो, कभी भी आपको नॉर्मल प्रूव करना है तो या तो आप ये शो कर दो कि जी एच जी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा, या फिर आप ये नीचे वाली चीज़ शो कर दो कि लेफ़्ट और राइट कोसेट बराबर होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि एलिमेंट कम्यूट करेंगे। जैसे कि कई बार आपको पढ़ते हुए कन्फ्यूजन हो सकता है कि AH इज इक्वल टू HA का मीनिंग है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। कई बार आप ऐसा सोच सकते हो कि AH इज इक्वल टू HA हो जाए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। अभी तक हमने ये बात कहीं नहीं की कि AH और HA कम्यूट करने वाली बात अभी तक हमने कहीं नहीं की है। हमने क्या कहा था अभी तक? AH A इनवर्स बिलोंग कर जाए H से। हमने कभी ये नहीं कहा कि AH HA के बराबर हो जाए। जबकि हमने दूसरी डेफिनेशन भी देखी, ये वाली भी देखी और ये वाली भी देखी, इन दोनों में कहीं ऐसी बात नहीं की गई, क्योंकि ये एक्चुअल मीनिंग इसका होता ही नहीं है। जब आप आगे एग्जांपल्स करोगे तब आपको समझ में आएगी बात। ये चीज़ कहना गलत है। AH इज इक्वल टू HA का मतलब है कि अगर कोई A एलिमेंट है ग्रुप का और H एलिमेंट है सब ग्रुप का, तो कोई ना कोई H डैश एग्जिस्ट कर जाएगा। देयर एग्जिस्ट H डैश बिलोंग्स टू H सच दैट AH H डैश A के बराबर हो जाए, या फिर HA A डैश H के बराबर AH डैश के बराबर हो जाए। ये चीज़ है। यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे कोसेट्स को बराबर कहा गया। नहीं तो हम सीधे ही क्या बोल देते, AH इज इक्वल टू HA ही बोल देते कि एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, फिर तो इन पर्टिकुलर सेंटर बन जाता है ना। यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। यस मैम। डिफरेंस समझना ज़रूरी है, तो जब हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। बस ये कोसेट के जो एलिमेंट्स हैं जो इकट्ठे हो गए, जैसे मान लो इसमें ABC कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, XYZ कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें वो एलिमेंट्स YXZ करके कुछ आ रहे हैं, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है पर जो एलिमेंट्स की कलेक्शन है वो सेम आएगी। बस ये क्या रखा है, कोसेट सेम बनेंगे। कोसेट जो सेट क्रिएट करेंगे ये सब ग्रुप वाले कोसेट वो सेम होंगे, बस ये ध्यान रखना है। अगर वो सेम हो गए तो सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा। तो हमने देखा कि अबिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप नॉर्मल हो गए, सेंटर्स नॉर्मल होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, ट्रिवियल एग्जांपल बताते हैं। तो सेंटर तो हमने देख लिया, अब होते कैसे हैं एक्चुअल एग्जांपल्स की बात की जाए। अभी तक तो डेफिनेशन की बात की। जैसे अल्टरनेटिंग ग्रुप है, अल्टरनेटिंग ग्रुप अब कुछ चीज़ों के लिए आप ऑब्जर्व कर पाओगे, आगे एक रिजल्ट पढ़ोगे जिससे आपको पता चलेगा ये हमेशा नॉर्मल होता है। तो अभी मैं आपको बस बताए दे रही हूँ कि अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ even permutation is normal in SN। एक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो कि GH इनवर्स आपको SN के अंदर लाना होता है ना। यहाँ पे ये SN का एलिमेंट, ये SN का एलिमेंट, बीच में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे इवन परमुटेशन होती है। तो मैम वो तो AN पे आएगा ना, AN पे नहीं आएगा। हाँ AN का एलिमेंट है ना, H इवन होगा ना। हाँ मैम, पर अगर अरे अच्छा सॉरी, ठीक है। अब तो देखो, मैं कोई ऐसी नोटेशन लेती हूँ एलिमेंट्स की, यहाँ पे मैं S ले लेती हूँ, यहाँ पे A ले लेती हूँ, यहाँ S इनवर्स ले लेती हूँ। ये SN के एलिमेंट है, ये भी SN का एलिमेंट है, ये अल्टरनेटिंग ग्रुप का है। मतलब ये इवन परमुटेशन है। हो सकता है ये S इनवर्स क्या हो, मतलब S एक केस बना लो जिसमें S ऑड हो, S इज ऑड, ठीक है। SN अगर ऑड होगी, SN S S S S अगर ऑड होगी, SN का एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक ऑड परमुटेशन होगी जो इवन के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन या ऑपरेशन ले रही होगी। S इनवर्स यहाँ पे क्या होगा,
ऑड का इनवर्स। ऑड का इनवर्स हमने देखा था क्या होता है? ओड। ऑड का इनवर्स ऑड ही होता है। कई बार कंफ्यूजन हो तो ऑड 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 का कुछ भी, अगर आप इवन इनवर्स सोच रहे हो तो रिजल्ट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है जो कि इवन होता है। तो ऑड इंटू इवन कभी इवन नहीं हो सकता ना, ये सोच लिया करो। तो ऑड का इनवर्स ऑड होता है, इवन का इनवर्स इवन होता है। तो जब इवन ऑड मिलेंगे तो क्या करेंगे? दिल्ली एनसीआर बन जाएगा। इवन ऑड मिलके ऑड बनाएंगे, और एक और ऑड मिलके इवन बना देगा। रिजल्ट में क्या आने वाला है? एक इवन। और इवन सारे कहाँ होते हैं? एन के अंदर। समझे? समझ गया। देख सकते हो, हर एक एलिमेंट के लिए सॉल्व करने की बजाय आइडिया ले सकते हैं हम, ठीक है। और इतना जनरल आइडिया है, बहुत है इतना आइडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये सारे इवन होते तब तो आप कहोगे कि प्रूव हो ही गया, तब तो सोचना ही क्या है। अगर एस इवन होता तो आप क्या करते? यहाँ पे सारे इवन इंटू इवन का इनवर्स इवन, तो रिजल्ट में एक इवन ही आना था। वो तो ए एन से ही बिलोंग करता है। मतलब ए एन क्या हो गया? नॉर्मल हो गया एस एन के अंदर। अभी नॉर्मल सब ग्रुप क्यों पढ़े जा रहे हैं उस पर भी बात आएगी जब हम फैक्टर ग्रुप करेंगे। फैक्टर ग्रुप बनाने के लिए हमें नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए होते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ग्रुप दे दिया दुनिया का, उसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, लेकिन उसके पास उसका सेंटर तो होगा, उसके पास वो खुद तो हो गई, उसके पास आइडेंटिटी सब ग्रुप तो हो गई। मतलब सबके पास होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। ये तो आप सोच ही सकते हैं ना, भले ही एक मिले, भले ही दो मिले, भले ही ज़्यादा मिले, तो ए एन नॉर्मल हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल की देखने की ज़रूरत नहीं है, ए नॉर्मल हो गया, बढ़िया, ठीक है। जो एग्जाम्पल लिखा है देख लेना। A3 का मैंने निकाला है शायद एग्जाम्पल लेके, वो आप देख सकते हो। तो मैं बाकी के एग्जाम्पल्स आपको कराती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सब ग्रुप्स ऑफ रोटेशंस ऑफ डीएन। सब ग्रुप ऑफ रोटेशंस ऑफ डीएन कैसा होता है इसका सब ग्रुप? जैसे डीएन के अंदर हम रोटेशंस देखते हैं तो हम उन्हें वाई से डिनोट कर रहे हैं अगर, तो ई वाई वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना आप, वाई की पावर n-1 तक। इसका ऑर्डर n के, इसका ऑर्डर क्या होता है डीएन के अंदर? डीएन के अंदर इसका ऑर्डर कहाँ चले गए? इसका ऑर्डर 2n होता है डीएन का। इसका ऑर्डर कितना होता है? n। तो अब जल्दी से बता दो कि क्या ये नॉर्मल होगा इन डीएन? यस मैम। कैसे? ये सेंटर होगा। नहीं सेंटर कहाँ होता है? डीएन के अंदर सेंटर दो ही टाइप के होते हैं, या तो R0 आएगा सिर्फ, या R0 R180 आएगा। ये वाला तब आता है जब n इवन हो, ये वाला तब आता है जब n ऑड हो। देखो वैसे नहीं, बिल्कुल एन वाले तरीके से अगर आप सोचो तो इसमें आप कैसे सोच सकते हो? ये होती हैं सारी रोटेशंस। आप इधर या इधर या तो रिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इनवर्स, तो रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इंटू रोटेशन, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन इंटू रिफ्लेक्शन, रोटेशन। रिजल्ट में रोटेशन आने वाली, और सारी रोटेशन किसके अंदर है? वो तो इसी सब ग्रुप के अंदर है। कॉल इट एच, एच बोल दो इसको। और सेम रोटेशन की कहानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे रोटेशन आती तो रोटेशन इंटू रोटेशन इंटू रोटेशन, क्योंकि रिफ्लेक्शन का इन्वर्स रिफ्लेक्शन होता है और रोटेशन का इन्वर्स रोटेशन होता है, पता है ना? बिल्कुल सेम वैसी कहानी है इधर भी। ये सारी मिलके एक रोटेशन बना देंगी और सारी रोटेशन एच में बिलोंग कर जाती है। मेहनत और न्यानेश आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सी कहानी है। दूर दूर खड़े होके आप ऑब्जर्व कर सकते हो काफ़ी चीज़ों, ठीक है। हर चीज़ का तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन कई चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है और निकालेंगे भी। मैम वो एक बार वो रोटेशन और रिफ्लेक्शन वाला बात बता दो ना। मतलब रोटेशन, हाँ, दो
मतलब देने पड़ेंगे। नहीं वो वाला नहीं मैम, रोटेशन और रिफ्लेक्शन अगर करे तो क्या होगा मैम? रोटेशन को क्या मानते हो, प्लस, रिफ्लेक्शन को माइनस मान लो उसके बाद अब। अच्छा हाँ हाँ हाँ। याद रखा करो, कहाँ चली जाती मेमोरी साफ, ये सब बेसिक बातें हैं। डीएन में ही जो प्रॉब्लम हो रहा है मैम, हम्म? तो डीएन में ही जितना सारे प्रॉब्लम मेरा, और किसी में प्रॉब्लम नहीं। डीएन को और अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो, 10-15 वीडियो देख डालो, ठीक यही है। बहुत करना है। ज़्यादा एनालिसिस पता होना चाहिए बस, कौन किसके साथ ऑपरेट करके क्या बनेगा। इतना तो खैर मैं भी याद नहीं रखती, या तो करके ही देख लो उस वक्त, हर चीज़ याद तो नहीं रखी जा सकती ना, मैं हूँ यहाँ पे, संभव नहीं है। मेरा होना संभव नहीं है। आप तो हो ही। ज्ञानेश कहाँ गया? हाँ, अब ये देखो, आप ये चेक करो एक बार कि SLNR क्या नॉर्मल हो सकता है GLNR के अंदर? मैम अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए होगा, हम्म। ए मैट्रिक्स का मतलब कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ए है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1/a। कैसे, अगर ए नॉन जीरो है तो मैम तो हो जाएगा मैम, SLNR। SLNR के अंदर आप S कोई मैट्रिक्स, G कोई मैट्रिक्स लो, बीच में S लो, साइड में G इनवर्स लो, इसका डिटर्मिनेंट आपको बिलोंग कराना है अगर SLNR में, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। तो ये हो यस गया मैम। डिटर्मिनेंट G, डिटर्मिनेंट S, डिटर्मिनेंट ऑफ G इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा, G का डिटर्मिनेंट कुछ भी होगा, G और G इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ये खुद ही राशि। जीरो डिटर्मिनेंट्स तो हो ही नहीं सकते ना, हम तो ले ही रहे हैं GLNR जिसके अंदर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो इन्वर्स हमेशा यस एग्जिस्ट मैम। करेगा, डिटर्मिनेंट हमेशा होगा इन्वर्स का, नॉन जीरो होगा। तो बस ये डिटर्मिनेंट ऑफ S के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है GST इन्वर्स किसके अंदर होगा, SLNR के अंदर। जरा इसका आंसर निकालो अगले क्वेश्चन का। तो ये हो गया ट्रू। इसका जो जो सब ग्रुप बनेगा वो सभी इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आई वांट द आंसर। सिक्स। 6। आगे करो जिसने कर लिया है। एक था 8-15 पे छोड़ना है ना। मैम छोड़ देना। मैं छोड़ दूंगी, ऐसी बात नहीं।
आज वाला लेक्चर, कल मैंने क्या पढ़ाया था इंटीग्रल में? कल मैंने आपको ही पता होगा, मेरे को उतना पता नहीं इंटीग्रल में क्या पढ़ाते हो। इज्जत तो तूने आज तक नहीं की मेरी, दिल बाग बाग हो गया मेरा। अच्छा, हाँ याद है थोड़ा थोड़ा वो एरिया। कल सच बताऊं तो मैं थोड़ा आवाज थोड़ा थोड़ा नींद आ गया था। थोड़ा थोड़ा ही आया था, बीच बीच में आवाजें तो आ रही थी आपकी, थोड़ा ही आया। आज, हाँ आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मैम सुबह। आज एकदम चिंगासी क्लास किया, चिंगासी। मैम एच वन भी हो जाएगा और एच टू भी हो जाएगा। नॉर्मल सब कुछ पूछ रखा है ना मैम आपने? हाँ, ये क्या ये तीनों आंसर्स निकल आए सबके, या किसी में दिक्कत आ रही है बताओ? आंसर सही है या गलत है वो तो बताओ पहले। सही है, सही है। मैम डिस्कस कर दो। डिस्कस करते हैं। नीचे एक लिख लूँ ना, सब ग्रुप ऑफ D10 क्रॉस Q4। ठीक है, D10। देखो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं, फर्स्ट वाले को, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z3 क्रॉस Z4। Z3 क्रॉस Z4 कैसा ग्रुप है? पहले तो जो ग्रुप दे रखा है उसकी सारी छान मारो प्रॉपर्टीज, कभी भी क्वेश्चन दिखे। मैम ये कैसे किया बताऊं? हाँ, मुझे पता है आपने ठीक किया और सही तरीके से नहीं किया। नहीं, आपको पता है पर मेरे को विश्वास है मैं भूल कर सकता हूँ। पहले तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, आप लोग पहले प्रॉपर्टी बताओ, उसके बाद अपनी एक्सप्लेनेशन देना कि Z3 क्रॉस Z4 में क्या खास है। अबेलियन है, अब ये साइक्लिक है। अबेलियन है, साइक्लिक है, ठीक है। अब साइक्लिक है, अबेलियन, अबेलियन है तो इसके साइक्लिक सारे कैसे सब बता ग्रुप्स दिया? नॉर्मल है, सारे सब ग्रुप इसके नॉर्मल होंगे। मैं कोई आपसे इम्पॉसिबल क्वेश्चन तो अभी पूछूंगी भी नहीं, तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक होगी। तो ये साइक्लिक है। अब साइक्लिक है हाँ और एबिलियन है, ठीक एबिलियन है, होने पे साइक्लिक भी सारे ही होगा। सब ग्रुप नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल वर्ड हटा भी दिया जाए तब भी आप आंसर निकाल पाओगे अपने पुराने तरीके से। ऊपर से साइक्लिक है तो इसके सब ग्रुप कितने होंगे? टाउ ऑफ इसका ऑर्डर टाउ 12, टोटल सब टाउ ग्रुप 12। निकालने का सीधा फॉर्मूला, क्योंकि टोटल सब ग्रुप और साइक्लिक सब ग्रुप। उत्तरी हमने तो और भी मतलब आसान कर दी। मैम ये एक्चुअली J12 है ना, मतलब J12 पे के R0 भी है। इसीलिए तो मैंने टाउ 12 बोल दिया सीधा। हाँ मैम समझ में आया। टाउ 12 आपका टाउ 2 स्क्वायर 3 ऐसे करके निकाल लिए, 6 आ गया। मैंने तो लैग्रांज का ओके मैम। वो कर दिया, मतलब उल्टा जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स। अच्छा, फिर वन ऑर्डर, तो टू ऑर्डर, उस, थ्री ऑर्डर ऐसे कर लिया। हाँ हाँ मैम, कितना ऑर्डर का मतलब सब ग्रुप मिलेगा, वन ऑर्डर मतलब जो जो उसको डिवाइड करेगा वो आएगा। हम्म 12 को जो जो डिवाइड करेगा, हम्म ऐसे कर ली। तो 4 ऑर्डर की कितने सब ग्रुप कैसे काउंट किया? काउंट कैसे किए? काउंट करने का कोई तरीका लगाया होगा ना, एक ऑर्डर की जैसे 4 ऑर्डर का एक से ज़्यादा सब ग्रुप मिल सकते हैं, वो चीज़ पूछ रहे हैं। देखो देखो मैम मैंने गलत किया था, अंदाजा आ गया था मुझे। चलो, इसलिए मैंने पूछ मैम रखा है, फोर ऑर्डर के इसलिए कितने सब ग्रुप होंगे Z4 में? Z4 के पास 4 ऑर्डर के, या Z4 मैम के पास? देखो दो बातें बताऊँ आपको। Z4 के पास 1, 2 और 4 ऑर्डर होंगे। हाँ, हर ऑर्डर का यूनिक होगा, तो लॉजिक, सिर्फ लॉजिक इस्तेमाल करना है आपको, इससे ज़्यादा कोई चीज़ याद नहीं रखनी है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद नहीं रखी नहीं है। साइक्लिक सब ग्रुप के पास यूनिक सब ग्रुप होता है हर ऑर्डर का, बस इतनी बात तो समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। साइक्लिक है ना ये, Z4 में आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो हेलो, आ रही मैम। आ रही है? यस मैम। अब आ रही है सबको? हाँ मैम, और अगर मैम एक बार देखो मैम, एकता उसको समझा रही थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बोलो, आप बोलो फिर। मैम Z3 क्रॉस Z4 लिखो।
हाँ मैम अब आ गई। अच्छा, Z3 क्रॉस Z4। Z3 में कौन सा किस किस ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 1 और 3, और इसमें हो सकता है 1 to 4। अगर एलसीएम करके निकाले तो मैम वो इक्वल होगा। इक्वल मतलब एलसीएम करके भी निकाल लो, एलसीएम वाला तरीका भी गलत नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो इसके पास 12 का एलिमेंट है, इसीलिए तो 3 और 4 का जीसीडी 1 था, तभी तो ये Z12 के आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक है, Z12 नहीं है, तो उसके हाँ आइसोमॉर्फिक मैम, दोनों में हाँ मैम, डिफरेंस है। लेकिन हम प्रॉपर्टीज तो सेम यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम Z12 को स्टडी कर लेते हैं। अब एक तरह सवाल ये था कि Z4 के पास कितने सब ग्रुप होंगे। Z4 के पास जितने सब ग्रुप हैं उतने ही उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप हैं, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो होता है एक सब ग्रुप जनरेट करता है। मतलब इसके जितने डिवाइजर्स हैं, इसके ऑर्डर के जितने डिवाइजर हैं, हर ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप मिलता है। जैसे 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा आपको, 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा, 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा। अब आप कहोगे इसके पास तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो एक एक कैसे बोल रही हूँ, 3 कैसे सब ग्रुप आए। तो 0 1 2 3। अब 0 जो सब ग्रुप जनरेट करता है उसको तो ट्रिवियल ही बोला जाएगा, आइडेंटिटी। 1 जो सब ग्रुप जनरेट करेगा और जो 3 सब ग्रुप जनरेट करेगा, ये दोनों सेम करेंगे, ये दोनों Z4 जनरेट करेंगे। और 2 वाला एक 2 ऑर्डर का अलग सा सब ग्रुप जनरेट करेगा, वो Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। 2 वाला 2 ही ऑर्डर का करेगा, क्योंकि 2 का ऑर्डर ही 2 है, और 1 और 3 का ऑर्डर 4 है, तो ये Z4 को जनरेट कर देंगे। हर एक एलिमेंट यहाँ ग्रुप जनरेट करने का काम करता है, तो जितने डिवाइजर्स हैं ऑर्डर के उतने ही ग्रुप आ जाएंगे, हर एक ऑर्डर का एक एक। और साइक्लिक सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स सारे सेम होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल भी आप लिख सकते हो। ये सब आपकी ऑब्जर्वेशंस दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं, सारे सब ग्रुप नॉर्मल हैं, तो ये तीनों बातें इक्विवेलेंट हैं। समझ में आई बात? आई हैव अ क्वेश्चन मैम। यस। मैम ये मतलब Z3 क्रॉस Z4 में 4 ऑर्डर का तो एक एलिमेंट रहेगा, सॉरी 4 ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा, पर कितना सब ग्रुप रहेगा वो कैसे देखूं? 4 ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा। Z3 क्रॉस Z4 साइक्लिक है ना, Z2 क्रॉस Z4 हाँ, पूछा जाता तब आपको सोचना पड़ता, ये साइक्लिक नहीं है, इसमें एक से ज्यादा हो सकते थे किसी ऑर्डर के। तो मैम साइक्लिक वो में तो कैसे यूनिक देखूं? होता है ना, हाँ मैम, मैंने बताया ना। साइक्लिक में तो वो यूनिक है, वो तो मैं मतलब सब पता चल गया। हाँ, उसमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है नोट्स में इसी तरीके का, Z2 क्रॉस Z4, वो थोड़ा मेरे को अच्छा, कंप्लीट करना है, मैं उसको कंप्लीट करके आपको कराऊंगी। थोड़ा मतलब मैम अगर बोल दिया जाए Z P क्रॉस ZQ एक ग्रुप दे रखा है, और मतलब मान लो उसमें M ऑर्डर की एक सब ग्रुप रह जाएगा, तो M ऑर्डर का कितना सब ग्रुप रहेगा अगर वो ग्रुप साइक्लिक नहीं हो, तो अब तो कुछ बता सकते हैं? क्या पूछ रहे हो, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मान लो एक ग्रुप दे रखा है JP क्रॉस ZQ, हम्म और ये बोल रखा है, मतलब ये निकाल लिया कि उसमें M ऑर्डर का एक सब ग्रुप रहेगा, हम्म तो M ऑर्डर का कितना सब ग्रुप रहेगा उसमें, इसका मतलब निकालने का कोई तरीका है? देखो, साइक्लिक है तब तो यूनिक रहेगा, नॉन साइक्लिक में ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। वो देखना अच्छा, पड़ेगा आपको, इसके M ऑर्डर का सब ग्रुप है तो कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। मैं आपको कल इसके रिगार्डिंग Z2 क्रॉस Z4 का क्वेश्चन कराऊंगी। नहीं, हाँ Z3 मैम एक क्रॉस बार करा Z4, देना। तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आज नहीं कराओगे? नहीं, आज नहीं कराऊंगी, मुझे भी उसमें एक चीज़ में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कल मेरे को एक बार याद दिलाना, वैसे तो नोट्स में ठीक करूंगी, मुझे याद ही रहेगा, तो मैं आपको करा दूंगी। तो अब ये बताओ, साइक्लिक में कोई दिक्कत नहीं है, नॉन साइक्लिक हो तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, अब ये बताओ कि
D10 क्रॉस Q4, D10 का एलिमेंट है R180, इसका एक एलिमेंट उठाया, उसका एक एलिमेंट उठाया -1, उससे ग्रुप जनरेट किया। जरा ये ग्रुप क्या होगा पहले ये तो निकाला जाए। पहला एलिमेंट होगा R180 -1, दूसरा एलिमेंट क्या होगा R180 पे ही R180 अप्लाई करेंगे और -1 पे -1 अप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये R0 आ जाएगा बिल्कुल, और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ध्यान दो ये भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट था और ये भी तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट था, तो 2 ऑर्डर के ग्रुप बना पाएंगे ये बेचारे। ये कंप्लीट एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, और ये कंप्लीट भी एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट था, इसलिए ये ग्रुप बन गया। क्या ये ग्रुप समझ में आया कैसे बना है? R180 पे ही R180 अप्लाई करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट में, फिर -1 पे -1 अप्लाई करेंगे, तो हमें रिजल्ट में कौन सा एलिमेंट मिलेगा? यस मैम। 1। ठीक है, तो ये H बहुत हो गया। बढ़िया कर दिया आपने। H इज सब ग्रुप, नहीं नॉर्मल पूछा हुआ है, नहीं हाँ नॉर्मल पूछा हुआ है, नॉर्मल है कि नहीं है ये पूछा हुआ है इन्होंने। अब एक बात बताओ, ये जो एलिमेंट है R180 ये उसके सेंटर में था ना, किसके सेंटर में था? D10 के, ZD10 में। ये वाला किस में था? ZQ4 में। दोनों सेंटर के एलिमेंट्स हैं, और ये कंप्लीट एलिमेंट जो आया नेक्स्ट, क्या ये भी सेंटर में आएगा दोनों के? क्या H मैं कह सकती हूँ सेंटर ऑफ G के बराबर है? एक सेकेंड, सेंटर मान लो मैं निकाल ही लेती हूँ, सारी चीज़ें छोड़ दो, एक बार सेंटर निकाल लेते हैं। थोड़ा सेंटर सेंटर जैसा लग रहा है ना ये H, या उसका सब ग्रुप होगा, तो एक बार D10 क्रॉस Q4 का सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के लिए मैंने आपको एक बढ़िया अच्छी प्रॉपर्टी बताई थी, सेंटर ऑफ G1 क्रॉस G2 ये बराबर होता है सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2 इज इक्वल टू होता है सेंटर ऑफ G1 क्रॉस सेंटर ऑफ G2। इसके पुराने आप फॉर्मूलाज पढ़ते रहो, नहीं तो पुराना साफ होता जाएगा, नई ग्रुप थ्योरी आपके दिमाग में बैठती जाएगी, और फिर धीरे धीरे नई वाली भी साफ हो जाएगी अगर पुराना नहीं पढ़ोगे तो सेंटर ऑफ D10, सेंटर ऑफ D10 क्या होता है? मैं सीधे लिख देती हूँ, सेंटर ऑफ D10 क्रॉस ये वाला फॉर्मूला लगा के, सेंटर ऑफ D10 यस R0 R180 क्रॉस सेंटर ऑफ दूसरा वाला ग्रुप 1 - 1 1 जब आप इनकी क्रॉस करोगे तो देखना क्या आएगा, 2 इधर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 4 आएंगे। एक आ जाएगा R01, एक आ जाएगा R181, एक आ जाएगा R0 -1, एक आ जाएगा R0 क्या आएगा R0 R180 R0 R180 अच्छा 1 -1। ठीक है, अब चंगा सी ये 4 एलिमेंट्स आएंगे सेंटर में। अब जो ऊपर आया था हमारा H, क्या वो सेंटर का सब ग्रुप नहीं लग रहा था आपको? यस मैम। तो अब आप कुछ बोल सकते हो क्या, H इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ G, क्या H मैम H भी कम्युनिकेटिव होगा। यस H भी तो कम्यूट करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ, सेंटर का कोई भी सब ग्रुप ले लो वो भी तो नॉर्मल होगा G में, क्योंकि जब आप G इनवर्स करोगे तो आप इसको G इनवर्स H लिख सकते हो ना, क्योंकि H कम्यूट करता है हर एक G के एलिमेंट के साथ, इसलिए हम ये कर पाए, इसलिए H आ जाएगा। और H किस में बिलोंग करता है? H के अंदर। तो क्या ये नॉर्मल नहीं हो जाएगा? ये H सब ग्रुप जो हमें दिया गया था वो सेंटर का प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सब ग्रुप था, पर कोई बात नहीं, कम्यूट तो करेगा ना वो हर एक एलिमेंट के साथ। मैम एक बार फिर से बताना। देखो सेंटर नॉर्मल होता है, इतनी बात तो हमें पता है ना। सेंटर निकल के आया ये, इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, सेंटर में 4 एलिमेंट्स हैं। अभी मैंने निकाला, आपको सेंटर निकाला, कैसे निकाला समझ में आ गया? इस फॉर्मूले का यूज। यस मैम। अगर आपको सेंटर पता है तो जो आपको H सब ग्रुप गिवन, एक बार उसकी तरफ जाओ, उसकी तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये
तो सेंटर का सबसेट है, ये वाला सेट सेंटर का सबसेट है, सेंटर के 2 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब H किसका सबसेट हो गया, किसका सब ग्रुप हो गया, सब ग्रुप ही हो गया ना, अब तो सीधे सबसेट भी है और H खुद में भी एक ग्रुप है 2 ऑर्डर का। H 2 ऑर्डर का सब ग्रुप, ZG 4 ऑर्डर का ग्रुप है, तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ ZG। तो ZG हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता था, इसीलिए नॉर्मल था, तो क्या H हर एक एलिमेंट ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करेगा? यस मैम करेगा। इसीलिए क्या हो गया, H नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल। आपको एक और बात यहाँ से समझ में आएगी कि सेंटर का कोई भी सब ग्रुप ले लो वो हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक है? बताओ यस मैम। क्लियर ना हो तो बताओ, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो। क्लियर मैम। क्लियर है मैम। बस सिंपल सी फैक्ट है कि सेंटर या उसका कोई भी सबसेट हमेशा नॉर्मल होगा, बस ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। तो आगे से घुमा फिरा के कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप बता लोगे, कोई भी सब ग्रुप या सबसेट मिल गया, सेंटर का सबसेट नहीं, सेंटर का सब ग्रुप मिल गया, क्योंकि सब ग्रुप होना ज़रूरी है ना, सेट ही हो जाए और ग्रुप ही ना बने तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हमेशा ही आपको ध्यान में रखनी कि जो सेट दे रखा है वो ग्रुप तो बनना ही चाहिए। इसके बारे में सोचो, ये थोड़ा पुरानी बातों से रिलेट करता है, आप 2-3 मिनट का टाइम लो और इसके बारे में खुद से सोचो। इफ़ G हैज़ exactly one element, exactly one subgroup of order 2, then that subgroup is normal in G. सोचो, संडे को टेस्ट है ग्रुप थ्योरी का, ट्रू होगा मैम। पर मैं कैसे दूंगा वो टेस्ट? 1 मिनट और दे रही हूँ, सोच लो इस क्वेश्चन को, जल्दी सोचो। क्या कह रहे हो? मैं कैसे दूंगा वो टेस्ट? हाथ से, दिमाग से, इमेजिन करके। हाँ, मैं कैसे दूंगा वो? मैं तो उस दिन तिफा का एग्जाम है ना। मंडे को है, संडे को तो आपका हाँ, टेस्ट है। अच्छा, तो मंडे को दे दो आप। अगर किसी को टाइम की समस्या है संडे को, वैसे संडे को किसी को टाइम की समस्या होती नहीं है, वैसे तो 3 बजे ही देना है टेस्ट, 10-15 मिनट आप आगे पीछे दे सकते हो, कुछ टाइम की प्रॉब्लम आ जाए अचानक, क्योंकि टेस्ट उसके अंदर देना है ना आपको। सबको पता है टेस्ट कहाँ पे देना है, नथिंग के एग्ज़ाम मॉडुलस वाले टेस्ट देने हैं ना। नो यस। मैम। नहीं, वो तो मैं बता दूंगी एकता कैसे देना है, वो मेरे से पूछ लेना, लेकिन ये पता है ना कि कहाँ पे देना है, मतलब मैं नहीं बनाऊंगी ना इस बार टेस्ट, ये कह रही थी मैं। वो मेरे से पूछ लेना कल टाइम निकाल के, कल तो थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, आज ही आप। और मैम छुट्टी कब देने वाला हूँ? हाँ, मैम छुट्टी कब देने वाला हूँ? ठीक है, मुझे खुद नहीं पता, 12 के बाद में हम। सैटरडे तक तो है क्लास, यस। ठीक है मैम। बीच में एक आध हो, मतलब हो सकता है बीच में एक आध मिस हो जाए। मेरे लिए आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है क्लास लेना, कभी कुछ काम निकल आता है, कभी कुछ। कल मुझे जाके बीएड में एडमिशन लेना है। कहाँ पे मैम? यही है कॉलेज एक, आप कौन सा डिग्री करोगे? बीएड
अच्छा, हम भी कर लेंगे आपके साथ साथ। तो सबको करना चाहिए ना, सबका अधिकार है ये। यस। इस क्वेश्चन को करो, यस नो मत करो। मैम हो आगे नहीं रहा। टॉपिक करवाओगे क्या नया? हाँ थोड़ा सा कराऊंगी अभी। अभी 8 बजे हैं, बताओ। इसमें नॉर्मल हो जाएगा। ओके मैम, तो मैं लीव कर रही हूँ मैम, तो वीडियो देख लूंगी। समझ में आ गया ना? ट्रू होगा क्या मैम? हाँ ट्रू ही है, सही बताया था आपने। कर लो लीव, बाद में देख लेना चाहे। ठीक है, जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, देन दैट सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी। किसी को लग रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है? कुछ कराएं डिस्कस। यस जी। यस जी भूल गए, मतलब पुराना मैम सब डिस्कस कराओ। सब कुछ भूल गए हो आप। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो थोड़ा सा, अगर जी के पास एक ही सब ग्रुप है दो ऑर्डर का, ये सब ग्रुप से बात एलिमेंट तक आएगी। अभी देखना, ये घुमाई फिराई जा रही है बात। तो मैम एक आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा और एक खुद ही का इनवर्स वाला रहेगा, हाँ लेकिन इससे ज़्यादा एक और बात है जो आपको और वो डीप कम्यूट करेगा कम्यूट किससे करेगा? हर एक एलिमेंट से, किसके? ग्रुप के। हाँ तो फिर आंसर क्यों नहीं निकाला आपने? सब कुछ तो बता दिया। बकवास कर रहा था। वही मुझे भी लग रहा था। देखो, H इज अ सब ग्रुप एंड एग्जैक्टली, हाँ जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, वो ये है। मतलब इसमें H का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ H इज 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ई क्या है? ऑर्डर ऑफ ई तो 1 होगा। मतलब इसके पास एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। दिस implies G has exactly one element of order 2. मैम ये एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू होने से क्या होगा? मैम मान लो दो दो एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर टू वाला जो एलिमेंट है H1 H2, और H कैपिटल H1 E H1 होगा और कैपिटल H2 E H2 होगा। तो मैम उसमें भी तो दोनों ही नॉर्मल बनेगा। मतलब समझी मैम नहीं। ये एग्जैक्टली वन क्यों, मैम एग्जैक्टली वन क्यों दे रखा? इसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा है। देखो दो तो हो नहीं सकता, तीन तीन रहेगा, तीन हो सकता है। इवन नंबर ऑफ ऑर्डर टू का तो सब ग्रुप हो नहीं सकता ना। ये बात समझ में आ गई कि G के पास एक ही एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 होगा, अगर ऐसी बात कह रखी हाँ है। मैम, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आया, हाँ तो लेकिन फिर क्वेश्चन में क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। अगर उसके पास एक ही एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 हुआ तो इससे क्या समझ में आता है कि G के पास ये जो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, जो H है, उसका ऑर्डर 2 है, लेकिन H कहाँ बिलोंग करेगा? सेंटर के अंदर। ये हमने पहले किया था ना, याद आ रहा है कि नहीं? यस मैम। हमने प्रूव किया था, एक बार जाके देख लेना, ट्राई कर लेना दोबारा, कि अगर एक ही एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 होता है तो वो सेंटर का एलिमेंट होता है। अगर ये अभी अभी प्रूव कर दूंगा, हर एक एलिमेंट के साथ वो काउंट करेगा। अगर ये सेंटर का एलिमेंट हो गया तो अच्छा आइडेंटिटी। हाँ मैम, आपने एक रिजल्ट कराए थे ना, हाँ इसका प्रूफ करना है। ओनली वन। हाँ हाँ ठीक है मैम, समझ में आया। आप हाँ तो ये H कहाँ बिलोंग कर जाएगा? H किसका सेंटर में। सबसेट है? सेंटर का। सेंटर का सबसेट क्या होता है हमेशा? सेंटर का सबसेट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। नॉर्मल। हाँ, सेंटर का सबसेट हमेशा नॉर्मल इन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और और मेहनत का क्या क्वेश्चन था और आपका क्या आंसर था, वो भी मेरे को पता नहीं चला मैंने अभी तक। क्वेश्चन पता नहीं क्या था वैसे। उसका मैम क्वेश्चन ठीक था है, अगर टू समझ ऑर्डर में का आया। एक से ज्यादा सब ग्रुप होगा तब क्या होगा। देखो कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं समझ में आती हैं। वो क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था उसका इस बार। ठीक है, कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं तो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, वो वैसा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इतना मत सीरियसली लो। जब उसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं तब तो मैं खुद ही कहती हूँ। उसको मतलब हल्के से नहीं ले सकते मैम, थोड़ा
है उसमें। ठीक है। यस मैम। तो उसको तो हल्का लिया नहीं जा सकता। कभी कभी हल्का भी होता है, रेयरली होता है हल्का, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये प्रूव करना है आपको, होमवर्क लो जल्दी से। इफ जी इज फाइनाइट एबिलियन ग्रुप and G has more than one element of order 2, then G must have a subgroup of order 4. Then G must have a subgroup of order 4. अगर G कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और उसके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट है, कितना, 2 ऑर्डर का, तो उसके पास 4 ऑर्डर का सब ग्रुप पक्का मिलेगा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ अब हम आगे आते हैं और एक बार एक और बात करते हैं कि सोचो इस बारे में। ये तो होमवर्क हो गया आपका। क्वेश्चन, डज देयर एग्जिस्ट ए नॉन अबिलियन ग्रुप? ए नॉन अबिलियन ग्रुप, मैम उसको प्रूव करना है ना, जी का एक सब ग्रुप। हाँ प्रूव करना है। मैम जी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बोल रखा है और जी में एक से ज्यादा ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो में आपने पूछ रहे हो या आंसर दे रहे हो? आंसर दे रहा हूँ। नहीं, आंसर मत दो, दूसरे को भी सोचने का मौका मिलना चाहिए ना। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। अपने आप ही आंसर मिलना चाहिए कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। अभी और भी जैसे मेहनत को भी सोचना है तो उसको सोचने का मौका भी मिलना चाहिए, इसलिए मैंने मना किया बताने से। ये सोचो क्या ये सच है? अच्छा वैसे अगर मैं बताऊं तो ये सच है क्या? ऐसा कोई नॉन एबिलियन ग्रुप मिलेगा जिसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल है? तो हाँ बिल्कुल रुको मिलेगा। रुको 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 मैम, रुको रुको रुको। मैं बताऊं? हाँ बताओ। Q4। Q4 कैसे पता? मैम वो इसके नॉन सारे एबिलियन में तो वो कुछ ही मैम इसके सारे सब ग्रुप जो है मैम वो तो साइक्लिक है, और साइक्लिक हाँ मतलब एबिलियन, और एबिलियन मतलब नॉर्मल। शाबाश, क्या जवाब दिया आपने। इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं। साइक्लिक मतलब एबिलियन, एबिलियन मतलब नॉर्मल। ये किसने कह दिया? एबिलियन ग्रुप मतलब नॉर्मल सब ग्रुप्स, एबिलियन सब ग्रुप मतलब नॉर्मल सब ग्रुप थोड़ी होता है। मान लो एक एबिलियन, ये ग्रुप नॉन एबिलियन है आपके हिसाब से, जैसे नॉन एबिलियन है ये ग्रुप, आपने जो लॉजिक दिया वो एक तरीके से ठीक नहीं है। जैसे आपने सब ग्रुप ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है, ये सब ग्रुप एस है, ये एबिलियन है, ठीक है, लेकिन ये आपस में एबिलियन है ना। इसका एक आई उठाओ, क्या वो इस जे के साथ कम्यूट करेगा? हाँ मैम समझ में आया, मेरा गलती। वो लॉजिक गलत है, बात सही है, हाँ Q4 मैम। भी मिलेगा, एग्जाम्पल Q4 भी मिलेगा, लेकिन वो लॉजिक गलत है। एबिलियन सब ग्रुप नीड नॉट इम्प्लाई कि वो नॉर्मल हो जाएंगे। एबिलियन मतलब ग्रुप अगर एबिलियन हो तो इम्प्लाई करेगा। हाँ, ग्रुप अगर एबिलियन हो तो इसके सारे सब ग्रुप, छोटे छोटे बच्चे इसके, ये सारे बच्चे इसके क्या हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। अब हम इसकी में बात करते हैं कि कैसे होगा। देखो हम ऑब्जर्व करेंगे, बिल्कुल काम लिखने वाला करेंगे, देखना अभी कैसे होगा ये। मतलब मैम इसको हर एक सब ग्रुप निकालना पड़ेगा। हाँ निकालेंगे। ये अच्छा सब मैम हम्म। ये सब नोट में है ना? हाँ ये सब ग्रुप्स नोट में है। ठीक है मैम। 1 - 1 एक ये हो गया। H3 क्या हो गया? H3 हो जाएगा, देखो 3 तो ऑर्डर 4 के होते हैं इसके पास। 1 - 1 इसके सारे सब ग्रुप तो आपको रटे हुए होने चाहिए। D4 का भी चलो मैं एक दिन अच्छे से करा दूंगी, कल करा दूंगी, मैंने नोट्स में लिखा I हुआ है, माइनस आई। नोट्स में लिख लूंगी। H4 क्या है? 1 - 1 J - J। H5 क्या है? और H6 यहाँ पे आ जाएगा
6 ही सब ग्रुप होते हैं इसके पास, H6 तो Q4 आ जाएगा। देखो किन किन की गारंटी है कि ये नॉर्मल है, मैं कह रही हूँ इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी और इसकी गारंटी है। एम आई राइट और रॉन्ग कि मैं देखते ही कह सकती हूँ कि ये नॉर्मल यस मैम। है। ये सेंटर है, H2 वाला तो सेंटर है, सेंटर इज मैम H6 वाला कैसे बोल रहा हूँ? H6 वाला खुद ही है। अभी अच्छा देखो हाँ। खुद ही वाला, ये जो ट्रिवियल होते हैं ना H1 और H6 ये तो हमेशा ही नॉर्मल होते हैं। H2 वाला सेंटर है इसलिए, ठीक है। अब बात हाँ करते मैम हैं समझ में आया। H3H4 के बारे में। H3H4 के बारे में बात की जाए तो वैसे तो चलो हम निकाल लेते हैं इसको, एक फार्मूला भी बताना है मुझे आपको, लेकिन चलो निकाल ही लेते हैं हम, फिर उसके बाद फार्मूले की बात होती है। जैसे अभी ये 4 एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, और एक्स्ट्रा एलिमेंट इनके अलावा क्या हो सकते हैं, J माइनस जे, K माइनस के। एक बार इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे J I J इनवर्स आपने मल्टीप्लाई किया, वो क्या आएगा JI, और J इनवर्स क्या होता है माइनस J, तो ये क्या आ जाएगा IJ क्या होता है K होता है, क्या होता है? तो J इंटू माइनस K आ जाएगा। J और K क्या होता है I होता है, तो ये माइनस I आ जाएगा, माइनस I बिलोंग करेगा। या फिर हम ऐसा करें कि कोसेट निकालें, इसके साथ हर एक कोसेट वाले तरीके से कराऊंगी। चलो एक का ऑब्जर्वेशन लेंगे, बाकी सबका H3 का ऑब्जर्वेशन करवाऊंगी, बाकी सबका आप आराम से कर ही लोगे। कोसेट निकाल लेते हैं, कोसेट वाला तरीका लगाते हैं। कोसेट वाला क्या तरीका होता था याद करो, AH इज इक्वल टू HA हो जाए, मैम लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल होने चाहिए। और ऑल A बिलोंग्स टू ग्रुप। कोई भी ग्रुप का एलिमेंट उठाओ, उसके लेफ्ट राइट कोसेट इसकी हेल्प से बनाएं और बराबर हो जाए। जब इसका एलिमेंट लिया जाएगा, यानी जब मैं एक कोसेट निकालूंगी IH3, तो वो किसके बराबर आएगा, 2 सेकंड में आंसर दो। IH3 किसके बराबर आएगा, IH3 मैम H3 के बराबर ही आएगा, हाँ, क्योंकि I H3 में बिलोंग करता है। बिकॉज I बिलोंग्स टू H3। ये सब चीजें यूज करनी आनी चाहिए, इसलिए मैं फटाफट आपसे पूछती हूँ कि ऐसा आपको याद आना चाहिए, ठीक है निर्मल्य? यस मैम। तो IH3 तो उसी के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स के कोसेट लेने का कोई फायदा नहीं है। IH3 निकाल लो चाहे H3I निकाल लो, वो तो सेम ही आना है, हमेशा ही सेम आना है। तो इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं ना उनके कोसेट निकालते हैं हम। चलो काम शुरू करते हैं। JH3 निकालें, वो क्या आएगा J माइनस J, और कॉमा में क्या आएगा जल्दी निकालो, वो वाले हाथ चलाना शुरू कर दो। माइनस के, और J इंटू माइनस I K आ जाएगा, मुझे लग रहा है यस। है ना। J माइनस J, और अब ये J इंटू I करोगे तो क्या आएगा I J K होता है, सॉरी माइनस I इंटू J होगा ना, इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, I इंटू J K आ जाएगा और वो माइनस K आ जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? अब यस मैम। नॉर्मल सब ग्रुप वाली कहानी जो मैंने बताई थी, आप रिलेट कर पाओगे आप आसानी से, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने JI निकाला, मतलब ऊपर JH3 की हेल्प से JI निकाला, क्या वो IJ के बराबर आया? बिल्कुल नहीं, लेकिन कोसेट बराबर आएंगे, मतलब जो सेट बनेंगे वो बराबर आएंगे। कम्यूट करने वाली कोई बात नहीं हो रही इधर, लेकिन जो सेट आया ऊपर से और नीचे से वो बराबर आएंगे, ये गारंटी दे रही हूँ मैं, ठीक है। अभी यस मैम। K के साथ यही काम कर लो, KH3 निकाल लो, बस इतना ही काम करना है आपको, और H3K निकाल लो, बाकी सारा काम सेम ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा जितना भी बचेगा। KH3 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1, तो K वो जे का बराबर हो जाएगा, जे और के रहेगा उसमें। K इंटू आई, K इंटू आई क्या होता है I J J K K I, J आ जाएगा,
और अगला माइनस जे। H3K तो K माइनस K, तो एक एलिमेंट IK हो जाएगा इधर और एक माइनस IK हो जाएगा। IK क्या होता है? माइनस जे होता है ना, माइनस जे, और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस आई है तो यस, बताओ जल्दी से। ठीक है, ये यू कैन कैलकुलेट। यस मैम, ठीक ही है। देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, बस देख लिया मैम। कोसेट क्या होते हैं? कोसेट बराबर आ रहे हैं। कोसेट ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है, पर ये वाले एलिमेंट बराबर नहीं है, लेकिन कोसेट तो बराबर है ना। तो इसका मतलब हमने सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर लिया। इसी तरह जे और जे के लिए कर लिया, के के लिए कर लिया, माइनस के और माइनस जे के लिए आप कर लोगे। यहाँ से पता चलेगा H3 इज नॉर्मल इन Q4, राइट। सारे कोसेट्स बराबर आएंगे हर एक एलिमेंट के यस मैम। चेक करोगे तो H3 जिस तरीके से नॉर्मल आएगा उसी तरीके से H4 और H5 भी नॉर्मल आएंगे। मैम नॉन एमिलियन ग्रुप के लिए सारे ऐसे चेक करना पड़ेगा? नहीं, हर वक्त आपको चेक थोड़ी करना है, ये तो चलो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, एग्जाम में चेक नहीं करना है इतना। ये आपको सिखाने के लिए था कि नॉर्मल सब ग्रुप का काम असल में कैसे किया जाता है। एक दो बार तो आपको करके भी देखना पड़ता है ना, जब आप कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो, फिर तो आप रिजल्ट्स लगाओगे वो काम हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में वो कोई बात नहीं है कि हमें करके देखना पड़ेगा, तो रिजल्ट बेस पे काम होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके पास 6 सब ग्रुप थे, 6 के 6 नॉर्मल आ गए। अब मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अगर आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि अगर H एक सब ग्रुप है G का और G मॉड H क्या है? 2 इंडेक्स का है, मतलब ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H, इसकी वैल्यू है 2। मतलब ये भी बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ H इन G आर 2, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है? बस वो इंडेक्स अगर 2 हो जाए, कोई भी सब ग्रुप उससे नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, तो H नॉर्मल हो जाता है G में। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार ऊपर लेके चलती हूँ, ये बात समझ में आ गई? कोसेट्स अगर 2 आ जाए, मतलब मैम मतलब ये अभी एक चीज दिखाई थी आपको इंटरेस्टिंग सी, देखना जिस पे आपने फोकस नहीं किया, कि JH3 कोसेट H3J के बराबर आया था, ठीक था, लेकिन आपने ये नहीं ऑब्जर्व किया कि KH3 भी तो इन्हीं के बराबर आ रहा है। KH3 वाला हाँ, वो भी तो नोटिस किया था मैं। यस मैम। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सारे सेम है, ये 4 के 4 सेम आए। वैसे तो 4 के 4 नहीं, हमें 2 ही देखने हैं, लेफ्ट देख रहे हो तो लेफ्ट देखोगे, राइट देख रहे हो तो राइट देखोगे। तो कहने का मतलब ये इसके सेम है। और देखो कौन कौन से आएंगे, मैं बताती हूँ आपको। जब H3 के कोसेट्स निकाल रहे हो, कोसेट्स ऑफ H3, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अभी सब कुछ समझ में आएगा। कोसेट्स ऑफ H3, उसमें एक H3 कोसेट आएगा खुद, क्योंकि जब हम 1 -1 I - I इसके खुद के एलिमेंट से इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो H3 आ रहा था। H3 तो आना ही है उसके अंदर, ठीक है। यस मैम। कोसेट्स का सेट बना रही हूँ हम, ध्यान रखना, कोसेट्स का सेट। एक H3 मतलब मैम जो जो डिस्टिंक्ट होगा उसको लेना होगा। हाँ, सेट बना रही हूँ ना, सेट। अच्छा। H3 आएगा, JH3 आएगा, JH3 लिख लिया तो KH3 ना लिखूं चलेगा ना, बुरा तो नहीं यस लगेगा। मैम। उसके बाद हम देखें कि J और K, और जो माइनस के और माइनस J आएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो माइनस के H3 मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल देती हूँ, आपकी संतुष्टि के लिए हम निकाल ही लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस के माइनस J J, भी तो वही आ रहा है। बताओ, ये ऊपर वाला माइनस से ही मल्टीप्लाई करना है ना बस आपको।
-1 तो सबके साथ कम्यूट करता है, तो डायरेक्टली बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। यस मैम। तो KH3 और -KH3 भी बराबर है, और -JH3 भी इसी तरह इसी फैमिली का आएगा, मतलब ये सारे बराबर आ रहे हैं JH3 के। तो जितने भी आगे आएंगे, 2 और आएंगे, वो भी इन्हीं के बराबर आएंगे। तो सेट में कौन से एलिमेंट्स आए? एक H3 आएगा, एक JH3 आएगा, बस यही कहानी थी कोसेट्स ऑफ H3 की। तो H3 के पास कितने डिस्टिंक्ट कोसेट हैं? केवल 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कोसेट जब डिस्टिंक्ट ही होता है, बाय डिफॉल्ट ये डिस्टिंक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। तो अब बताओ जी, क्या H3 नॉर्मल होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन आपको ये निकालने नहीं थे, ये आप पहली बार कर रहे हो, इसलिए मैंने निकाल के दिखाए। कोसेट्स पता लगाने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। मतलब H के G में कोसेट्स कितने होंगे? G का ऑर्डर 8, H का ऑर्डर, H यानी H3 का ऑर्डर 4, आंसर 2 कोसेट्स आएंगे। अब आप करके देख लो, चाहे जितनी मर्जी लंबी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, कोसेट्स का मतलब समझ में आया, डिस्टिंक्ट कोसेट का मतलब समझ में आया, फॉर्मूला कैसे लगाए ये समझ में आया, और क्या आपको ये रिजल्ट समझ में आया? इस रिजल्ट को इतना ही पढ़ना है, और यस मैम। ये रिजल्ट आप कभी नहीं भूलोगे, आसान होता है। मैम ठीक है मैम। एक बार S3 के देख लेते हैं, फिर अब टाटा बाय बाय करते हैं। S3 कैसा होता है? S3 बहुत प्यारा सा होता है। इसके नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखते हैं, उसकी शक्लें भी देख लो। मैम हम्म इसके नॉर्मल ए सब ग्रुप एक ही बनेगा? एक बनेगा नहीं, एक से ज़्यादा बन जाएंगे, अभी देखते हैं। H1 आइडेंटिटी होगा, H2 को ले लेते हैं I12, H3 को क्या ले लें? अच्छा, इसके अंदर AN क्या बनेगा? A3 क्या बनेगा? एक A3 भी बना लो, जिसको हम A3 नाम दे देते हैं अलग से। A3 में आएगा 1 2 3 1 3 2, है कि नहीं? यस मैम। ये नॉर्मल होगा? क्वेश्चन मार्क। यस मैम। बस आंसर मिल गए, सारे सब ग्रुप मिल गए आपको इसके। बाय डिफॉल्ट ये तो हो गई, ये भी हो जाएगा, 2 तो मिल गए मेहनत। एक और ढूंढो जल्दी से, एक सेकंड के अंदर। मैम S3 भी हो जाएगा। S3 खुद भी हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है मैम। ठीक है, जो नहीं होंगे मैं उनकी बात करती हूँ। निर्मल है, जल्दी से, क्लियर है? ग्रीन टिक। 5 यस मैम। होते हैं इसके पास, 5 होते हैं कि 6 होते हैं? मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। 1 2 1 3 1 2 और एक होगा मैम, और होगा, कौन सा होगा? S3 खुद। वो तो हो ही गया। अच्छा, 5 और एक 6, ठीक है 6 हो गए। मैम A3 को ले लिया ना, वही तो। हाँ, वही तो। तो अब ये बताओ कि क्या ये नॉर्मल होंगे? इनकी कहानी बची है, देखना एक बार। 1 2 में मैं कोई आगे पीछे एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करूँ, 1 2 3 और 1 2 3 इनवर्स, 1 2 3 का इनवर्स क्या होगा? 1 3 2, सीधे लिख देते 1 3 2। हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 goes to 3, 3 goes to 3, 3 goes to 1, तो 1 goes to 1 हो गया। कुछ निकलेगा यहाँ से? 2 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3। हाँ, 2 3 आ गया ना? 2 3 आया। यस मैम। यस क्या बिलोंग ये तो करता है? H2 में नहीं है। H2 में है ही नहीं। सिमिलर प्रॉब्लम इनके साथ भी आएगी, इनके साथ भी आएगी। तो दीज आर नॉट नॉर्मल। तो नॉर्मल इसके कौन से? एक अल्टरनेटिंग ग्रुप, और बाकी वो दोनों खुद ट्रिवियल वाले। क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको सोचना आराम से अच्छे से, होमवर्क का, होमवर्क 2, और उसके बाद छुट्टी। मैं एक बार कल ही डिस्कस करूँगी उसके जो, चलो थोड़ा सा कल टाइम निकाल के उसको डिस्कस करती हूँ। प्रैक्टिस सेट 2, नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ
D3 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये इन दोनों के नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आपसे कल मिलेंगे। मैम आप बिजी हो? बिजी हूँ, थकी हुई है थोड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कल एक क्वेश्चन करो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहे। अब दिखी? हाँ अब तो दिख गया। एक तो आप वापस भी आ गए। कि नहीं मैं मैम, वो मैंने तो आपसे बात करने के लिए ज्वाइन किया था। मैम अभी क्या मैम? अभी बात करने के लिए ज्वाइन किया? नहीं, मैंने तो 10 मिनट में ही कर लिया था। अच्छा, इतना जल्दी खाना कैसे खाया, मैं सोच रहा हूँ ये। नहीं, खाना नहीं खाया, वो तो मैंने वैसे ही ज्वाइन कर लिया था। इंतजार कर रही थी क्लास कब मैम खत्म हुई। नहीं खत्म हुई? कुछ जरूरी बात है तो पूछ लो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम ये 7 से 8 के बीच का टाइम ही नहीं सेट हो रहा। अच्छा, क्या किया जाए फिर? मैम S2 F2 मतलब SLNF S2F2 लिख दो, अच्छा SL लिखना था, SL2F2, ठीक है। ठीक है। 7 से 8 का टाइम नहीं सेट हो रहा, कौन सा सेट करूं फिर? 6 बजे? मैम अगर 6 बजे फिर नैनेश को प्रॉब्लम हो जाती है, अगर सबको प्रॉब्लम ना हो तो 8 बजे रख लो। 8 बजे तो मैम का खुद का प्रॉब्लम होता है। आजकल हो सकता है, कुछ भी। चलो मैं कल 8 हाँ, बजे रख लेती हूँ, मैं देखती हूँ फिर। 8 मतलब रात 8 बजे मैम हम्म, आपका होगा? शायद 9:30 तक हो जाएगा। मैं सारे काम पहले फिनिश करके रखूंगी, अभी मेरे कुछ काम रह जाते हैं तो फिर मुझे सोने में टाइम लगता है। ये 8 बजे होगी क्लास, तो पहले ही फिनिश करके रख दूंगी सारे काम, सीधे जाके सो जाऊंगी मैं। हाँ ठीक है मैम, फिर। क्योंकि 7:30 से 8 के बीच में तो हो ही नहीं पाता। खाना खा लिया? हाँ, सबसे लास्ट में मैम। खाना मतलब कब देता है आपको, देता कब है? इनका ना कोई फिक्स टाइम नहीं है। आज 7:30 बजे ने एग्जैक्ट 7:30 बजे बेल बजा दी थी। अच्छा, मेरी रूममेट बोली खाना खा ले, मैंने बोला कि 8:15 खाऊंगी। फिर वो सबका तैयार हो गया था, सबने खा लिया था। तो आंटी बोली जाओ अपने रूममेट को बोल के आओ, वो भी खा ले, सबसे लास्ट में रहती है। हाँ, तो फिर मुझे जाना पड़ा। अभी गए थे ना बीच में? यस मैम। तो अच्छा आंटी अच्छा। बनाती हैं, जो आंटी जिनका घर है या घर अलग? नहीं, उन 2 कुक आते हैं मैम। अच्छा, कुक आते हैं। किस जगह? ये देव कॉलोनी में है पीजी, कहाँ पे है? हाँ, देव कॉलोनी में ही है। वही है ज्यादातर पीजीज। हाँ, नजदीक भी यही पड़ता है एमडीयू से देव कॉलोनी। हाँ, कोई बात नहीं, इसी महीने दिक्कत नहीं मैम होगी। थोड़ा छान नहीं, रखा दिक्कत है। तो रहेगी मैम, फिर हॉस्टल में भी यही टाइम है। कोई बात नहीं, वैसे क्लास ही इसी महीने कोशिश करूंगी, मैं करा ही दूंगी ना, दिसंबर में ही क्लास की भी। चलो कोई नहीं, 8 बजे कर लेंगे अभी। ठीक है, कोई अगर बात नहीं, साढ़े कोई सात बात। जैसे बेल बज जाती है, फिक्स है कि 7:30, तो हम 7:50 तक भी रख सकते हैं क्लास, अगर उनका फिक्स हो जाए तो। पर उनका फिक्स नहीं है तो 8 हाँ तक। मैम, कल कल क्लास नहीं थी ना, कल उन्होंने 7:45 बजे बेल बजाई।